नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ हैं विपुल जी। विपुल जी एक करियर काउंसलर भी हैं और उन बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं जो ये सवाल करते हैं कि 12वीं के बाद क्या। और दोस्तों आज रिजल्ट भी आया है 12वीं का, CBSE का भी और अपना हरियाणा बोर्ड का भी, और बहुत सारे बोर्डों के रिजल्ट आ चुके होंगे या आने वाले होंगे। पूरे देश में एक सबसे बड़ा जो सवाल है, 12वीं के बच्चे ये पूछते हैं कि 12वीं के बाद क्या। और ख़ासकर साइंस के बच्चे जिन्होंने जीवन में एक ही लक्ष्य लगाया था कि हमें डॉक्टर बनना है और उनका नीट क्लियर नहीं होता है, तो वो उनके लिए ऑप्शन क्या हैं। विपुल ने बहुत मेहनत की है और बहुत तथ्य जुटाए हैं और इनके पास आपके बच्चों के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप आराम से तसल्ली से सुनना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप उन बच्चों को भेज सकते हैं जिन्होंने अभी 12वीं की है मेडिकल से। विपुल भाई स्वागत है आपका। नमस्कार भाई साहब, और गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स के जितने भी श्रोतागण हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। और मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इतने अहम विषय पे अपने विचार रखने के लिए बुलाया। विपुल भाई यहाँ पे ना मैं कोशिश करता हूँ कि राजनीति के अलावा भी बहुत लोगों को मौका दिया जाए और ऐसे ऐसे लोगों को बुलाया जाए जो हमारे दैनिक जीवन की समस्याओं को सुलझा सकते हैं। जैसे पीछे अमित डागर सर आए, उन्होंने साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में बताया कि अगर आप कंफ्यूज हैं बच्चे को 10वीं के बाद क्या कराना चाहिए तो उनको बुलाया। फिर एक सैनिक स्कूल के एक्सपर्ट को बुलाया क्योंकि सैनिक स्कूलों के लिए बहुत बच्चे तैयारी करते हैं। फिर IHM के प्रोफेसर को बुलाया कि भाई वो बच्चे जो पढ़ाई में एवरेज हैं उनके लिए भी एक करियर का ऑप्शन है। और आज आप हमारे साथ हैं कि 12वीं जिसने मेडिकल से की है उनके पास क्या क्या ऑप्शन हैं, और जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, हम शुरुआत नीट से करते हैं। ये नीट क्या बला है इस देश में? मैं आपको और सभी श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि इस 4 मई को नीट UG का एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें लगभग 25 लाख बच्चे ने इस परीक्षा में बैठे हैं। और इस देश में कुल 1,18,000 कुछ MBBS की सीटें हैं। तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 4% बच्चे ही केवल MBBS में अपना दाखिला ले पाएंगे। इसका जो मुख्य जड़ है, जो मैं समझता हूँ कि हर कोई, जैसे मेरे पास भी 12th क्लास में मेडिकल थी, हम लोग डॉक्टरी की तरफ क्यों भागते हैं? इसका रीज़न ये है कि 5वीं 6ठी क्लास में हम सब जब पढ़ रहे होते हैं तो एक लेसन होता है या एक ऐसे होता है जिसमें पूछा जाता है कि व्हाट्स योर एम इन लाइफ। तो मुझे आज भी याद है जिसमें एक आ जाता है कि माय एम इन लाइफ इज टू बिकम ए डॉक्टर। अच्छा, वहां से दिमाग में डाल दिया। हाँ बिल्कुल, आई विल सर्व इन विलेजेस एंड आई विल बी हेल्पिंग पुअर पीपल एंड देन आई विल बी सर्विंग गॉड ऑल्सो। और जागरूकता की इतनी कमी है आज भी कि आप ये समझिए कि लोगों को ये पता है कि एक तो डॉक्टर होता है और एक नर्स होती है, और थोड़ा बहुत लोगों को ये पता है कि एक दांतों का डॉक्टर होता है। और उनके भी जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं BDS के लिए, वो भी देश में बहुत कम है। मेनली जो डिपेंडेंसी बनी हुई है वो MBBS और केवल नर्सिस पे बनी हुई है जी। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इनके अलावा भी बहुत सारे इतने कोर्सेज हैं जिनको करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हो। और इसके साथ ये देखा गया कि उन कोर्सेज को जो उनकी फीस है, मैं आपको उदाहरण से बताता हूँ कि नीट UG का जो फॉर्म है वो 1700 रुपये फीस है उसकी जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है। और मैंने PGI रोहतक से BSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी करी है, जो कि एक अलाइड हेल्थ साइंस का कोर्स है। और मैं 2016 में पास आउट हुआ था और मेरी फीस लगभग 35 से 36 हजार रुपये लगी थी। इस कोर्स को करने के बाद अगर आप स्टेट लेवल पे, जैसे कि हम हरियाणा में रहते हैं, अगर सोचें तो 60 से 70 हजार रुपए की सरकारी नौकरी आपको आराम से मिल जाती है। आराम से मिल जाती है। आराम से मिल जाती है, क्योंकि आप देख रहे हो कि हर जिले में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस खोलने लग रही है। वो आज नहीं तो कल जब भी फंक्शनल होंगे तो उसमें स्टाफ को उनको रिक्रूट करना पड़ेगा। और अगर वो परमानेंट सीटों पे रिक्रूट करते हैं, नेक्स्ट ईयर से तो वैसे भी पे कमीशन इंप्लीमेंट हो जाएगा, तो सैलरी में लगभग जो आज के टाइम पे है उसमें लगभग 2 गुना का इजाफा होगा, और जिससे सबकी बहुत अच्छी सैलरी हो जाएगी। मैं एक बेसिक से उदाहरण से आपको ये बताता हूँ कि जो हरियाणा में मेडिकल ऑफिसर लगता है MBBS करके, HCMS जिसको बोलते हैं, जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट में सिविल हॉस्पिटल CHC PHC में लगता है, उसकी सैलरी और जो
कैंडिडेट बीएससी नर्सिंग करके भारत सरकार में अपनी सेवाएं देता है, उनकी सैलरी लगभग बराबर है, आप ये मान के चलिए। अच्छा। और बीएससी नर्सिंग को अगर आप पीजीआई रोहतक से हम करें, क्योंकि केवल माता स्वास्थ्य विश्वविद्यालय हरियाणा में रोहतक में है, एक दूसरा विश्वविद्यालय इस टाइम पे निर्माणाधीन है जो कि दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कुटेल करनाल में बनने लग रही है। पर पीजीआई से जो भी बीएससी नर्सिंग करते हैं लगभग 1 लाख रुपए में उनका कोर्स हो जाता है। और आप ये मान के चलिए कि सेंटर में जब वो ज्वाइन करते हैं, जैसे एम्स में या जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, जैसे मैं खुद लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में हूँ, तो उनकी जो सैलरी है 1 लाख प्लस है स्टार्टिंग में ही। और लगभग हर साल 10 से 20 हजार पोस्ट नर्सेज की निकलती रहती है पूरे देश में, निकलती रहते हैं। हाँ जी। और इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनकी मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। जैसे हम लोगों को बहुत कम ही कोर्सेज का पता है। पहले इन कोर्सेज को पैरामेडिकल कोर्सेज कहा जाता था, जैसे पैरामिलिट्री हम कहते हैं। अब इनका, क्योंकि सभी की अपनी अपनी काउंसिल्स हैं, जैसे पहले एमबीबीएस डॉक्टर्स की काउंसिल थी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, और डेंटल्स की थी, जो डेंटिस्ट होते हैं डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन नर्सिंग काउंसिल नर्सिस के लिए। ऐसे ही अब जो जितने भी कोर्स बच गए हैं पैरामेडिकल वाले, उनकी रिसेंटली एक काउंसिल बनी है जिसका नाम अलाइड हेल्थ काउंसिल ऑफ इंडिया है। अच्छा। जिसमें सभी के सभी कोर्सेज को समावेश किया गया है, उनका क्यूरिकुलम बनाया गया है, नेशनल लेवल पे उस एक्ट को, कानून को पास किया गया है, और जिससे अब सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे स्मूथली होंगी। पर आज भी ये देखा जाता है, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे मेरे जान पहचानने वालों के बच्चों ने अभी नीट दिया है। तो मेरी जब उनसे बातचीत हुई नीट देने से पहले, तो मैंने उनसे पूछा कि आपके बच्चे का प्लान भी क्या है भाई। अगर नीट में तो ऑब्वियसली बात है 4% लोग, और उस 4% में से भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 1,18,000 सीटें हैं उसका 50% सीट्स ऐसी हैं कि जो कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की हैं, और जिनको 5 साल की जिनकी फीस लगभग 1 करोड़ रुपए पड़ती है, जो कि आम आदमी की तो पॉकेट से बहुत दूर है। तो इन सारे कोर्सेज का लोगों को पता ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, पीजीआई रोहतक में, एम्स दिल्ली में, पीजीआई चंडीगढ़ में, और अब तो जो पीजीआई रोहतक यूनिवर्सिटी हेल्थ यूनिवर्सिटी है उससे एफिलेटेड 3-4 जो कॉलेजेस है हमारे, खानपुर, कल्पना चावला करनाल, मेवात, और एक फरीदाबाद जो रिसेंटली कॉलेज बना है, उसमें भी अभी अलाइड हेल्थ साइंसेज के कोर्सेज, या और साधारण भाषा में लोग इनको बीएससी के कोर्सेज बोलते हैं, इनकी लगभग अवधि 3 साल है, कई जगह 4 साल है। उनको करके भी आप अपने जीवन को बहुत अच्छे से और एक हैंडसम सैलरी के साथ व्यतीत कर सकते हैं। अच्छा, ये जो अलाइड कोर्सेज हैं, इसमें कौन कौन से कोर्सेज आते हैं? अलाइड हेल्थ कोर्सेज में कोर्सेज बहुत सारे हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हो जाते हैं। आपको पता है भाई, किसी की कमर में दर्द है, पैर में दर्द है, उसके बाद जो हड्डी का डॉक्टर होता है उनको भेजता है, उनके पास भेजता है। दूसरा कोर्स जो जैसे मैंने किया, बैचलर्स इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। आप देखते हो हर छोटे से छोटे कस्बे में आज के टाइम पे लैब जरूर मिलती है आपको टेस्ट करने वाली। और बीएससी इन रेडियोथेरेपी, जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उनको, जो हम कहते हैं, ये भी बहुत जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। बिल्कुल, जो कीमोथेरेपी हो गई, रेडियोथेरेपी देनी है। बीएससी इन रेडियोग्राफी, जब कभी भी हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हमारा एक्सरे लिखा जाता है, सीटी स्कैन लिखा जाता है, तो इस कोर्स को करने वाले लोग इस विभाग में तैनात होते हैं। बीएससी इन ऑप्टोमेट्री, लगभग आज के समय में हर किसी को चश्मा चढ़ा हुआ, मेरे और आपको भी चश्मा चढ़ा हुआ है, तो जो इस कोर्स को करने वाले होते हैं उनको ऑप्टोमेट्रिस्ट बोला जाता है। जो नंबर चेक करते हैं, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। वो इस कोर्स को करके ही आप अपने नंबर का पता करवा पाते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट से। वो अपनी दुकानें भी खोल रहे होते हैं या सरकारी सिस्टम में वर्किंग होते हैं। इसके अलावा बीएससी इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, बाईपास सर्जरी, जो आजकल बहुत ज्यादा स्वास्थ्य संबंधी कारणों की वजह से लोगों को हो रही है, उसमें जो मेन अहम रोल होता है अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल का, वो बाईपास सर्जन के साथ में होता है। बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर, जो ऑपरेशन थिएटर में, जिसको मेडिकल की भाषा में मास्टर जी बोलते हैं, वहां पे पोस्टेड होते हैं, उनकी जरूरत होती है। बीएससी इन ऑडियोमेट्री, आप जैसे देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चों को बोलने में या सुनने में दिक्कत होती है, तो उनकी काउंसलिंग या जो प्रैक्टिस करवाई जाती है, या
ENT विभाग में जब कभी भी अगर किसी आपके जान पहचानने वाले का जाना हुआ हो तो आपको वो कहते हैं कि भाई कानों की सुनवाई की जांच अभी करी है मैंने पीछे। अच्छा, अभी मैं करवा के आया हूँ। हाँ जी। तो मुझे वहां जाके हैरानी हुई कि ये भी एक करियर का ऑप्शन ये भी एक बहुत ज्यादा करियर का ऑप्शन है। BSc बहुत सारे मैंने 8-10 आपको बताए, इसके अलावा भी और बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। मैं कल परसों भी आपका वीडियो देख रहा था तो आप कह रहे थे कि लोगों को 20 से 25 कोर्सेज का ही पता होता है। रियलिटी यही है कि लोग पढ़ते नहीं है। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो CBSE है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, वो हर साल एक अपना कंपेंडियम रिलीज करता है। अच्छा। उस कंपेंडियम को अगर ध्यान से पढ़ें तो लगभग 125 कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। अच्छा। पर हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और इन कोर्सेज की सबसे अच्छी बात क्या है कि आज के टाइम में एक नया वर्ड यूज होता है कंपटीशन में, थ्रॉट कट कंपटीशन है। क्योंकि सीट्स बहुत थोड़ी हैं और कंपटीशन इतना है। जैसे जो SSC, हरियाणा में HSSC या बैंक PO, जो कॉमन एग्जाम इस देश में बने हुए हैं, उसमें हर स्ट्रीम के बच्चे, जैसे जो BSc पास कोर्सेज कॉलेजेस में होते हैं, BA BCom, वो सभी मिल जाते हैं। पर इन अलाइड हेल्थ साइंसेज वाले कोर्स में केवल आपके साथ वो ही बच्चा compete करेगा जिसने इस कोर्स की पढ़ाई कर रखी है। तो इसमें ना तो इतना ज्यादा कंपटीशन है, और अगर आप ठीक से काम करते हो तो सरकारी नहीं तो निजी क्षेत्र में तो आपको बिल्कुल ही नौकरी मिल सकती है। पर बशर्ते बात यह है कि आप उसको अच्छे से करें। बहुत सारे लोग अपनी निजी रूप से लैब चला रहे होते हैं। आज के टाइम में आप देखोगे हर दूसरे या तीसरे आदमी की कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है। एक फिजियोथेरेपिस्ट को आपको घर पे भी अगर वो आता है अच्छी जगहों पे या किसी की नहीं कि वो सुबह मॉर्निंग में जाते हैं, स्ट्रेचिंग या एक्सरसाइज जैसे भी करा रहे हैं, वो पर कैंडिडेट से 10 से 20 हजार रुपए लेने लग रहे हैं। बिल्कुल लेते हैं। आजकल क्या है, घरों में पेशेंट भी हैं, परमानेंट भी लगा रखे हैं। बिल्कुल। और किसी भी ऑर्थो के हॉस्पिटल में जाइए, जो अच्छे हॉस्पिटल है, वहाँ तो 8-8, 10-10 PGO भी रखते हैं। हाँ जी। तो ऑप्शन तो बहुत अच्छा है, वो भी बहुत सारे हैं। और मैं ये साथ में आपको ये भी बताना चाहूँगा, एक PGI रोहतक के साथ में ही आप ताजुब मानोगे बात को सुन के कि PGI चंडीगढ़ है हमारे सबसे पास में। PGI चंडीगढ़ और उस दूसरी तरफ एम्स दिल्ली पड़ता है। PGI चंडीगढ़, मैं जब आपसे मेरी बात हुई और मैं इन कोर्सेज के बारे में पढ़ता रहता हूँ RTI के माध्यम से और सारी चीज़ें, मैंने देखा कि मेरे यहाँ तो भाई 12,000 रुपए साल की फीस है। जैसे मैंने बताया कि 35 से 36 हजार में मैंने कोर्स किया। PGI चंडीगढ़ इन कोर्सेज को 3,000 रुपए में करा देता है। अच्छा, केवल मात्र 3,000। एडमिशन कैसे होता है यहाँ पे? इन कोर्सेज का जो एडमिशन है एक एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से होता है। और जो इनका सिलेबस है इन टेस्ट के लिए, जो नीट UG में होता है वो ही सेम होता है। तो ये सब अलग अलग आपको एंट्रेंस देने पड़ेंगे या एक जगह भी कोई? बिल्कुल। जैसे PGI रोहतक का आने वाले दिनों में एंट्रेंस निकलने वाला है, जिसको CET बोलते हैं, PGI का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं। एम्स दिल्ली का इस टाइम पे निकला हुआ है। और एम्स दिल्ली के साथ में जैसे 17 एम्स हैं, उसमें से लगभग 10-12 एम्स है जहाँ पे इस कोर्स को आप कर सकते हो। और PGI चंडीगढ़ का अलग निकलता है। दिल्ली के जो और कॉलेजेस हैं भी दिल्ली सरकार के अंडर में आते हैं या भारत सरकार के अंडर में आते हैं, सभी का अलग अलग एग्जाम निकलता है। आपको उस एग्जाम में अपीयर करना होता है। और एक बार जो भी बच्चा उसको क्लियर कर लेता है और अपनी मनपसंद के कोर्स के बारे में वो सिलेबस ये नीट वाला से बिल्कुल सेम सिलेबस है और कोई उनको अलग से पढ़ाई करने की भी बात नहीं। अगर कोई बच्चा नीट में रह जाता है थोड़े बहुत नंबरों से, तो मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि उनका जो ये अलाइड हेल्थ साइंसेज के कोर्स हैं इसमें आराम से दाखिला हो सकता है और नौकरी मिल जाएगी। नौकरी बहुत अच्छी। मैं आपको एक और स्थिति बताना चाहूंगा कि जब मैं PGI रोहतक में मेरा दाखिला वर्ष 2013 में हुआ, हरियाणा में 2 स्ट्रक्चर है हेल्थ के, एक तो हेल्थ डिपार्टमेंट और एक डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च, जिसके अंडर में हेल्थ यूनिवर्सिटी रोहतक और उससे एफिलेटेड कॉलेजेस आते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट में जो प्राइमरी लेवल पे अपॉइंटमेंट होती है वो एक MO की होती है, जिसको मेडिकल ऑफिसर बोलते हैं। तो 2013 में मैंने जब ये डाटा कलेक्ट कर रहा था तो मुझे पता लगा कि वर्ष 2013 में 500 लगभग 500 या उससे ज्यादा पोस्ट निकली। और उस टाइम पे एप्लीकेंट केवल 1000 लोग थे। मतलब उस समय मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया, मैं काफी वर्षों से पढ़ रहा हूँ और उसी क्षेत्र में नौकरी कर रहा हूँ, तो मुझे जानकारी भी है। लोगों का कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता था उस टाइम पे, क्योंकि लोग ये सोचते हैं गांव में पोस्टिंग आएगी CHC PHC में, सिविल हॉस्पिटल में,
तो लोग अप्लाई ही नहीं करते थे मेडिकल ऑफिसर के लिए। अगर हम उस साल का 2013 का डाटा देखें तो 500 लोगों पे 1000 कैंडिडेट, मतलब लगभग 2 ही गुना कैंडिडेट, बहुत इजी कंपटीशन। अब पीछे सी हरियाणा HPSC ने, और उस समय मैं आपको बताऊं वर्ष 2013 में केवल मात्र इंटरव्यू होता था और लोग फिर भी देने के लिए नहीं जाते थे। अब 2024 में एल डिपार्टमेंट हरियाणा ने रिटन एग्जाम किया और 777 पोस्टों के लिए लगभग 15,000 लोगों ने अप्लाई किया, रिटन एग्जाम प्लस इंटरव्यू। तो आप ये देखो कि जो बच्चा MBBS भी करता है उसमें कितना ज्यादा कंपटीशन बढ़ा हुआ है। और एक आज के टाइम में साधारण सी मान्यता ये है कि जो भी हम थोड़ा बहुत इंटरनेट के माध्यम से या आपस में जितने ज्यादा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते जा रहे हैं, तो हम एक प्लेन MBBS को तो कुछ बात ही नहीं मानते। अगर किसी को कोई गैस की दिक्कत है तो लोग आपस में जनरल डिस्कशन में भी बात करते हुए कहते हैं कि किसी गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट को दिखाओ ना, सुपर स्पेशलिस्ट को। और सुपर स्पेशलिस्ट की गिनती तो बिल्कुल उंगलियों पे है कि जितनी उनकी सीटें, तो उनके इसलिए तो वो मरीज को 1 मिनट भी नहीं दे पाते पूरा। बिल्कुल, क्योंकि उनकी कमी बहुत ज्यादा है। और साथ में एक बात ये भी है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1,18,000 MBBS की सीटें हैं, मैंने आपको बताया, और अगले साल फिर 25 लाख बच्चे अपीयर होंगे। वो तो बढ़ता ही जा रहा है, ड्रॉप आउट भी बेचारे होते हैं, बढ़ता जा रहा है, ड्रॉप आउट भी करते हैं। ड्रॉप आउट मेरे हिसाब से तो एक अच्छा रास्ता नहीं है, बजाय कि आप इन कोर्सेज में दाखिला ले लें और वहां ट्राई करते रहें, पर इन कोर्सेज को भी साथ में वो करें, क्योंकि एक प्लान भी होना जरूरी है। आप इसके बाद एक्चुअली क्या हो गया है, जो मैंने ऑब्जर्व किया पिछले कई सालों से ट्रेंड चेंज होता जा रहा है। जब मैं पढ़ता था तो जब MBBS का जो इंटर्नशिप का टाइम पीरियड होता था, जब MBBS के स्टूडेंट अपनी इंटर्नशिप करते थे, वो उस टाइम पे अपनी PG की तैयारी स्टार्ट करते थे। अब मैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में पोस्टेड हूँ और बहुत सारे इंटर्न मेरे पास आते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ तो वो ये कहते हैं कि अब तो सेकेंड ईयर में PG की तैयारी शुरू कर देते हैं, क्योंकि लगभग 70,000 सीटें हैं इंडिया में PG की, और जब 1,20,000 बच्चे वो करेंगे तो 50,000 बच्चे तो आगे फिर से नहीं जा पाएंगे, और फिर अगले साल फिर कंपटीशन बढ़ेगा PG में, और फिर सुपर स्पेशलिटी। तो आने वाला समय MBBS के लिए भी बहुत ज्यादा आसान रहने वाला नहीं है। तो इन कोर्सेज में आप अपना दाखिला लेके अगर MBBS में दाखिला नहीं ले पाते हैं तो आप अपने जीवन को बहुत आराम से सफल बना सकते हैं, बजाय कि सारी उम्र टेंशन में रहे। विपुल जी, एक चीज मैं इसमें आपसे पूछना भी चाहूंगा, जोड़ना भी चाहूंगा, कुछ लोग MBBS बाहर से भी करके आते हैं, मैं इस बारे यहाँ सफल नहीं हो पाते, वो बेचारे बाहर चले जाते हैं। हाँ जी, मैं इस बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जो बाहर से MBBS करके आते हैं उनको FMGE, जिसको फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन बोलते हैं, वो आके इंडिया में देना होता है। अगर वो उसको क्लियर कर देते हैं तो ही वो इंडिया में अपनी इंटर्नशिप और फिर रजिस्ट्रेशन करा पाते हैं। जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो मैंने RTI के माध्यम से एक जानकारी प्राप्त कराई कि वर्ष 2011 से और 2024 तक कि कितने बच्चों ने FMG दिया है और कितने बच्चे FMG को क्लियर कर पाए हैं। तो आप ताजुब मानोगे कि केवल 18% बच्चे इन 14 वर्षों में ही FMG को पास कर पाए हैं। तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग क्या ही कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग तो निराशा में चले जाते हैं, क्योंकि अभी तक जो इसकी गवर्निंग बॉडी है NMB EMS, जिसको रिटर्न एग्जाम लेती है, वो मल्टीपल चांसेस देती है आपको, उसके चांसेस को अभी तक लिमिटाइज नहीं किया हुआ है। हाँ, अगर वो लिमिटाइज कर दिया गया तो आप ये मान के चलिए कि जो माँ बाप केवल भाई ये सोचते हैं कि समाज के या किसी भी टाइप के प्रेशर की वजह से कि हमने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, तो आने वाले समय में उनके जो बाहर से सोचते हैं कि 40-50 लाख रुपए में रशिया से, यूक्रेन से, पिछले कुछ सालों से मैं आपको बताऊं लोग बांग्लादेश की तरफ अपना इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं, ताकि क्योंकि वहाँ पे पैसे कम लग रहे हैं। तो आने वाला समय में अगर उनके टेस्ट की लिमिटाइजेशन होगी तो वो बच्चे, आप ये मान के चलो कि अपने माँ बाप के 50-60 लाख रुपए भी खराब, क्योंकि जो फीस लगती है उसके अलावा उनका रहने का खर्चा और सारी चीजें होती हैं। तो ये चीज देखने की जरूरत है। मैंने इस पे बहुत सारे कैंडिडेट से बात करी जो बाहर से पढ़ के आए हैं। मैंने सोचा कि भाई कोई कुरिकुलम डिफिकल्ट हो इंडिया का या कुछ हो, तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं है, बस बच्चों को आदत हो जाती है कि भाई पैसे देके उनका एडमिशन हुआ, वो वहाँ पे
ऑलमोस्ट बच्चे मौज मस्ती करते हैं, पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं देते। उनको डिग्री देनी होती है, उनको डिग्री वो तो दे देते हैं अपनी तरफ से। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी मेडिकल प्रैक्टिस में हैं और वो जब एफएमजी क्लियर नहीं कर पाते हैं उसके बाद भी इंडिया में प्रैक्टिस करते रहते हैं, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है। और आप ये सोचो कि जिसका जो टेस्ट क्लियर नहीं कर पाया और वो किसी को कोई दवाई लिख रहा है, उसका उपचार कर रहा है, तो उसके कितने दुष्परिणाम हो सकते हैं। सरकार को ऐसे लोगों पे नकल कसने की जरूरत है और लोगों को भी ये जो एफएमजी का भूत है या बाहर से एमबीबीएस करने का भूत लोगों के मन में उतरा हुआ है कि भाई बाहर से कराएंगे, इसको उतार देना चाहिए। इन कोर्सेज को करके भी आप अपना जीवन ठीक से चला सकते हैं। अभी एक चीज़ मैंने देखी विपुल जी, जैसे कोरोना के बाद में बहुत सारी कंट्रीज में भारत की बीएससी नर्सिंग के जो बच्चे हैं खूब गए यहाँ से, खूब। और अब भी मोस्ट डिमांडिंग करियर है आज के दिन हरियाणा में ये। एमबीबीएस से ज़्यादा नर्सिंग डिमांडिंग, आप देखिए धड़ाधड़ नर्सिंग कॉलेज खुल रहे हैं जी। और लेकिन नर्सिंग के अलावा जो अलाइड चीज़ें हैं उनका किसी को बहुत कम उन पे चर्चाएं होती हैं। तो ये जो आपने जिन जिन कोर्सों के नाम बताए हैं, इनको करने के बाद बाहर क्या ऑप्शन बनते हैं विदेश में? बाहर की जो कोर्स मतलब आप ऑप्शन से अगर पूछना चाहोगे, जैसे बीएससी नर्सिंग तो सबसे ज़्यादा डिमांड में, क्योंकि क्या होता है एक हॉस्पिटल का जो सेटअप होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेनली जो उसके स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है, अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल खोलता है सपोज, तो उसमें डॉक्टर्स की संख्या सबसे ज़्यादा होगी पहले नंबर पे, फिर नर्सिस की होगी। इसके अलावा जो लैब का स्टाफ हो गया, ओटी का स्टाफ हो गया और फिजियोथेरेपी का स्टाफ हो गया, उसमें तो एक एक दो दो लोगों की आवश्यकता होती है जरूरत के हिसाब से। तो बाहर भी जो लोग करके जाते हैं इन कोर्सेज को, उनकी बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो स्किल लेके बाहर जाएगा उसको किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इंडिया में भी मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सरकारी सिस्टम में ना जाके अपने रोहतक में ओलियट एक हॉस्पिटल है, उसमें अलाइड हेल्थ साइंस का ही कोर्स करके बच्चे शहर में आप को मैं बताना चाहूंगा कि लगभग 70 से 80 हजार रुपए तनख्वाह ले महीना कमा रहे शहर में। इतने तो कई हॉस्पिटल में एमबीबीएस को भी नहीं मिल रहे। बिल्कुल, ये सच्चाई है। आज के समय में प्राइवेट हॉस्पिटल में एमबीबीएस को इतनी ज्यादा अच्छी सैलरी नहीं दी जाती इन कंपैरिजन टू वो एमओ लग जाते हैं या पीजीआई में एज ए जूनियर रेजिडेंट या हाउस सर्जन काम करते हैं। और रही बात बीएससी नर्सिंग की, जैसे कि आप कह रहे थे कि बहुत सारे कॉलेजेस खुलते जा रहे हैं, हर वर्ष उनमें वृद्धि हो रही है। आप ये को मैं बताना चाहूंगा कि एम्स विशिष्ट रूप से एक एग्जाम लेता है नॉर्सेट के नाम से, अच्छा, जो कि नर्सिस की रिक्रूटमेंट है ऑल ओवर जो एम्स है इंडिया में 17 से 18, प्लस में सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हमारे 4 हॉस्पिटल्स हैं, 1-2 आर्मी के हॉस्पिटल्स हैं, और हर वर्ष उसकी भर्ती होती है। और जो भी उन एम्स में नॉर्सेट का एग्जाम क्लियर करके जाता है, आप ये लगाओ कि उसकी सैलरी लगभग हरियाणा के मेडिकल ऑफिसर के बराबर होती है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि पहले नाम होता था स्टाफ नर्स, जब हम नर्सिंग ऑफिसर, अब उसका नाम है नर्सिंग ऑफिसर। हर कोई ये सोचता है कि भाई उसकी पदोन्नति प्रमोशनल चैनल क्या है। मैं आपको नर्सिंग का प्रमोशनल चैनल बताना चाहूंगा कि जब एक बच्चा एग्जाम क्लियर करके पहले नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, एडिशनल नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, और सेंटर में तो इवन आप ये मानो कि वो सेंट्रल नर्सिंग ऑफिसर तक की पोस्ट पे जाता है, जो कि ग्रुप ए में मतलब अच्छे लेवल पे आती है लगभग। और इवन एमएससी के कोर्स करके नर्सिंग में, तो मैं आपको एक बात बताऊं, सेना भी लेती है बीएससी, सेना भी लेती है, साथ साथ में अगर कोई एमएससी नर्सिंग का भी ऑप्शन है, पीएचडी का भी ऑप्शन है नर्सिंग में, जिसको करके आप जितने भी कॉलेजेस खुले हुए हैं इसमें ट्यूटर, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर से इवन प्रिंसिपल तक आप जा सकते हो, जो कि हाईएस्ट लेवल है टीचिंग के फील्ड में। अच्छा विपुल भाई, हम हरियाणा में रहते हैं, कोई भाई बिहार में रहता है कोई, तो ये जो जितने अलाइड कोर्सेज हैं 12वीं बाद, क्या कोई ऐसी वेबसाइट या ऐसी जगह है जहाँ पे इन सब की डिटेल, इनकी जानकारी मिल जाए, कहाँ एडमिशन? एक एनएमसी की वेबसाइट है जिसको हम नेशनल मेडिकल काउंसिल कहते हैं, उस पे जाके हम सर्च कोर्सेज के नाम से एक ऑप्शन है जिसमें आप मेडिकल के फील्ड में, भाई 12वीं के बाद जिसने मेडिकल स्ट्रीम ली हुई है, कौन कौन से कोर्सेज में वो दाखिला ले सकता है, उसका ऑप्शन है। और कहाँ पे मतलब गवर्नमेंट की सीट्स हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की सीट है, वो उसको बड़े आसानी से देख सकते हैं। और मैं
आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरा नंबर शेयर कर दो, किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए, क्योंकि आप इस द्वंद से गुजरे हैं ना। अब मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगा कि मैंने बहुत सारी रिसर्च करी है इस चीज पे और लोगों को देखा है, क्योंकि जागरूकता की कमी होने के कारण लोग कुछ चीजों तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। और ये बहुत ही ऐसे कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जिसमें आपको ज़्यादा कंपटीशन की भी वो नहीं पड़ती, और अगर आप इनको करो तो बहुत अच्छा रहता है। मेरी यही सोच रही है कि स्कूल कॉलेजेस में, मैं बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस गवर्नमेंट के हैं उसमें गया हूँ बच्चों को ये बताने के लिए, क्योंकि सबसे मेन चीज़ तो ये है कि पता होना चाहिए कि हमारे पास ऑप्शंस क्या है। हम केवल 4, 5, 10 ऑप्शंस के अराउंड ही 4-5 भी नहीं, यहाँ तो 2 पे ही घूमते हैं, एमबीबीएस या बीएससी नर्सिंग। और बीएससी नर्सिंग की तो जो वैकेंसी है, मैंने कुछ एक डाटाज आरटीआई के माध्यम से जो पता किया है, मेडिकल ऑफिसर्स जो कि एमबीबीएस करके लगते हैं परमानेंट पोस्ट, उनसे भी ज्यादा पोस्ट निकलती हैं पूरे देश में। अगर किसी का एमबीबीएस में नहीं होता और अगर वो बीएससी नर्सिंग में उसका एडमिशन हो जाता तो उससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं है। मैं तो अपने निजी अनुभव और जानकारी के आधार पर, बीएससी नर्सिंग में तो नेट का स्कोर ही काम आता है। नीट का स्कोर जो एनटीए पेपर कराता है, कुछ एक इंस्टीट्यूशंस के लिए काम आता है। अदरवाइज जैसे पीजीआई रोहतक हो गया, दिल्ली के अपने एंट्रेंस हैं, पीजीआई एमईआर के, चंडीगढ़ के और एम्स दिल्ली के, वो उसको अपने अलग से यूज करते हैं। जो नीट यूजी का स्कोर है वो कुछ एक इंस्टीट्यूशंस के लिए अलाउड है। ऑप्शंस तो जैसे मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद बीएमएस, बैचलर्स इन वेटनरी सर्जन, उसके बाद बी फार्मेसी, ये सारे भी ऑप्शंस हैं। पर इन कोर्सेज के साथ ये है कि एक तो इनकी अवधि लगभग 5 वर्ष है, प्लस जो ऑप्शंस है जैसे बैचलर्स इन वेटनरी सर्जन है, उसके बाद आपको मास्टर्स इन वेटनरी सर्जन करना। और मैंने डाटा कलेक्ट किया अपने हरियाणा का ही, अगर देखा जाए तो पिछले 10 से 15 साल में 1 या 2 बार ही वैकेंसी निकली है। हाँ, पहले तो इसको 100% जॉब ओरिएंटेड कोर्स माना जाता था। बिल्कुल, वीएलडीए को, वीएलडी उससे नीचे वाला कोर्स है, बीवीएससी से। वीएलडीए, बीएससी, और इनका जितनी पोस्टें निकलती थी उतने कैंडिडेट भी नहीं होते थे कई बार। पहले जागरूकता कम थी भाई, लोगों को पता नहीं होता था। पहले अकेला ये अपना जो एचएयू था ये कराता था, सीसीएस एचएयू कराता था। अब उन्होंने प्राइवेट भी दे दिया है। अब एक ही वो कॉलेज है, मैंने खुद बीवीएससी सीसीएस एचएयू का एग्जाम दिया था, मेरा क्लियर हुआ, पर फाइनल लिस्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। एक कॉलेज शायद कोई मैम के आसपास बहु अकबरपुर में है, वो प्राइवेट कॉलेज है। अदरवाइज हरियाणा में तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है। पर इतनी कम सीटें होने के बाद और 1-2 इंस्टीट्यूशन होने के बाद भी सरकार वैकेंसी बहुत कम निकाल रही है, पिछले कई वर्षों से मैंने देखा है। हालांकि वो भी जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। मैंने अभी देखा है कि यहाँ पे पेट क्लिनिक खुला हुआ है जी। वो जो पेट क्लिनिक खोला है जिन्होंने, आराम से वो महीने के मतलब 20-25 लाख रुपए कमा लेते होंगे, मतलब इतना क्राउड है वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी अपना प्राइवेट काम करना चाहते हैं, कोई भी कोर्स करके, चाहे वो अलाइड हेल्थ साइंस के कोर्सेज करते हैं या बैचलर इन वेटनरी साइंस करते हैं, वो एक तो समय मांगता है, एक आपकी कंटिन्यूएशन, कंसिस्टेंसी और नॉलेज पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जो भी जाता है, चाहे हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, तो ये एक अपना माइंड सेट करके जाते हैं कि सामने वाला आदमी बिल्कुल एक्सपर्ट है, और अगर वो थोड़ी सी भी मधुर उसका बिहेवियर होना चाहिए, और अगर वो थोड़ी सी भी कमी पेशी करता है तो वो बिल्कुल भी हम सहन करने की उसमें नहीं होते, और फिर दोबारा हम कभी भी उस स्थान पे जाते ही नहीं है। तो जिनका व्यवहार अच्छा है उनके लिए प्राइवेट काम भी बहुत अच्छा है। प्राइवेट काम में ये है कि आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। जितने भी हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, एक इस माइंडसेट के साथ तो जाते हैं कि भाई वो गोल्ड मेडलिस्ट है और भैया उसने अपने गवर्नमेंट से छोड़ के आए हुए हैं। बहुत सारे लोग आजकल जैसे हम देखते हैं अपने पीजीआई रोहतक से ही बहुत सारे डॉक्टर छोड़ के प्राइवेट सेक्टर को ज्वाइन कर चुके हैं, तो एक उनकी साख बन जाती है। और उस साख को देखते हुए ही हम जहाँ पीजीआई में सरकारी मेडिकल कॉलेज में 5 रुपए फीस लगती है और 12,000 रुपए फीस देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लगभग 200 गुना अगर देखी जाए तो। देते हैं, वो सुविधा के लिए देते हैं, वो केवल सुविधा के लिए देते हैं। बेशक हमें वहां बैठ के इंतजार करना पड़ता है, हम पीजीआई में 5 रुपए दे के इंतजार नहीं कर पाते हैं, पर 12,000 रुपए दे के इंतजार कर लेते हैं। ये भी एक माइंड सेट ही है। बिल्कुल। विपुल भाई, आपको लोग कितने बजे फोन करें, मतलब एक टाइम बता दीजिए, क्योंकि किसी भी टाइम फोन करेंगे तो आपकी जो जिंदगी है वो प्रभावित होगी। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि सुबह 9 बजे से लेकर और रात के 9 बजे तक आप मुझे किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। हो सकता है मैं भी खुद एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हूँ, वर्किंग हूँ, मैं आपका फ़ोन नहीं उठाऊँ तो आप मेरे को मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूँगा। मैं जितने भी अगर मेरे से कोई कॉल्स मिस हो जाती हैं रूटीन में, मैं उनको शाम को कॉल या मैसेज जरूर करता हूँ। चलो बढ़िया है, आपने
एक तो अच्छी बात यह है कि आपने बहुत जानकारी जुटा के, और हमारे जो दर्शक हैं, इनके जो बेटे बेटी हैं, जानकार हैं, उनको इससे बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि 12वीं मेडिकल करने का मतलब ये केवल MBBS डॉक्टर या BSc नर्सिंग नहीं होता है। बहुत सारे कोर्सेज हैं, और ख़ासकर आजकल जो बच्चे बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं, वो एक बेहतर स्किल अगर यहाँ से लेके जाएंगे तो उनको वहाँ रोज़गार मिलने में बहुत आसानी होगी। जाते ही उनको रोज़गार मिलेगा। तो बेहतर है आप MBBS अगर हो रहा है आपका तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो आप अलाइड कोर्सेज की तरफ जाइए। NMC की वेबसाइट पे आपको तमाम जानकारियाँ मिलेंगी। आप अगर फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप विपुल भाई से कॉल करके पूछ सकते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं कि आप इनको रात को 12 बजे कॉल कर रहे हैं। आप दिन में कभी कॉल करिए, और बेहतर होगा पहले आप मैसेज छोड़िए इनको, ये आपका रिप्लाई करेंगे। विपुल भाई आप आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये मंच प्रोवाइड किया, और भविष्य में भी कैरियर से रिलेटेड या और बहुत सारे सामाजिक इश्यूज़ हैं जिन पे मैं काम करता रहता हूँ। मुझे बहुत खुशी होगी, और मैं आपके चैनल को और आपको बहुत वर्षों से फॉलो कर रहा हूँ। आज आपके साथ में बैठा हुआ हूँ और अपने विचार मुझे साझा करने का अवसर प्राप्त हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।